वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आंसर की सीरीज में बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम मैथ्स पेडागोजी के आंसर की पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैथ पेडागोजी की आंसर शीट मैंने कोशिश की है कि मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ एरर रहे, लेकिन अगर एक या दो क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकता है तो आप उसके लिए अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सीरीज ए है और ये पेपर हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि हमारा 2023 के बैच का रिसेंट का पेपर है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस बात के लिए किया जाता है? तो उसमें हमें बेसिकली तो छात्रों के अध्ययन की आने वाली समस्याओं पर ध्यान देना होता है, लेकिन वर्गीकरण और चयन भी उसमें होता है, इसलिए हम उपरोक्त सभी को सही करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, होबगेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, तो ये किस मूल्य के साथ बात करता है? तो जो सभ्यता है वो हमारी संस्कृत से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गणित विज्ञान है तो गणित स्थान का भी विज्ञान है, संख्याओं का, गणनाओं का, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो जहां पर हम किसी कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं इसका मतलब हम उसके सौंदर्य को बोध कर रहे हैं और ऑप्शन सी को यहाँ पर हम टिक करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो हम सभी जानते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से ही ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ब्लूम महोदय ने 6 ज्ञानात्मक तत्व उद्देश्य बताए हुए हैं। भावात्मक उद्देश्य संबंधित हैं, तो भावात्मक उद्देश्य जो संबंधित हैं वो भाव आग्रहण करने से है, आग्रहण से शुरू होता है, रिसीविंग फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, ऑप्शन डी को सही किया जाएगा। आरसीईएम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो आप जानते हैं ब्लूम के लास्ट के 3 उद्देश्यों को उन्होंने मिलाकर के एक उद्देश्य कर दिया था, जिसे उन्होंने सृजन का नाम दिया था, और इसलिए इस तरीके से शुरुआत के 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही करेंगे। अगले उसमें चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम किस विधि में आते हैं? तो ये निगमन विधि का काम होता है, जिसमें हम पहले रूल्स को पढ़ते हैं और उसके बाद रूल्स का हम एनालिसिस करते हैं। अगले उसमें चलते हैं, वास्तविक चिंतन, प्रयोग और निरीक्षण किस बात पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि इन चीजों पर आधारित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, जिन्हें एच ई आर्मस्ट्रांग कहा जाता है, ये आपके अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं। गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है, किसने कहा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक तर्क निकाले जाते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारे बेंजामिन पियर्स महोदय का है, ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है? तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों को अगर आप देखें तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों में हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो ये होता है कि हम व्यवहार, बालक के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लेकर के आए, उसे यानी गणित को हम दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं और बच्चे की मुख्य गणितीय सोच को विकसित कर उसे सामान्य जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए मुख्य उद्देश्य के तौर पर इसे हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब वो मापन के योग्य हों, अवलोकन योग्य हों और प्राप्ति योग्य हों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग सहायक नहीं है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का यूज नहीं हेल्प करेगा, कहां पर? तो भावात्मक पक्ष एक ऐसा पक्ष है जिसमें कि अफेक्टिव डोमेन में कंप्यूटर हेल्प नहीं करता, क्योंकि भावनात्मक विकास इसके माध्यम से नहीं होता। नेक्स्ट है, व्याख्यान विधि में क्या होता है? तो व्याख्यान विधि में आप जानते हैं व्याख्यान विधि अधिनायक विधि है, जिसमें शिक्षक अपनी बात कहता है और इस तरीके से शिक्षक सक्रिय होता है। समस्या समाधान विधि उपयोगी है, तो समस्या समाधान विधि दोनों के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि यहाँ पर छोटी क्लास में तो समस्या समाधान होता ही है, उच्च कक्षाओं में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से हम अनुसंधान को क्रिएट करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। करके सीखना सिद्धांत आधार है किसका? लेबोरेटरी मेथड का, जिसमें वर्किंग बाय डूइंग, विज्ञान आओ करके सीखें जैसे तर्क दिए जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर हम जब करके सीखते हैं तो ये प्रयोगशाला विधि होती है। नेक्स्ट है, परियोजना की सिद्ध विधि के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक महोदय परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया गया है, तो क्रियात्मक पक्ष का जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है, इसमें सिम्पसन महोदय ने इस पर काम किया है, और इस तरीके से हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अभ्यास का कार्य हो सकता है, तो अभ्यास कार्य किस बात के लिए हो सकता है? तो अभ्यास का कार्य लिखित भी हो सकता है, गृह कार्य भी हो सकता है, मौखिक भी होता है, ऑप्शन बी को टिक किया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? यहाँ पर याद रखेंगे शिक्षण के उद्देश्य बोले गए हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं बोले गए हैं, ये देखिएगा।
ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारे 6 भागों में हैं, लेकिन जहाँ पर शिक्षण उद्देश्य की बात आती है वो हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हैं। ऑप्शन बी सही होगा, हम 3 उद्देश्य मानेंगे। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्धता के साथ कार्य, आत्मविश्वास बढ़ाना, जल्दी करना, इस कारण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और ज़्यादा स्थायी तौर पर सीखते हैं। गणित शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह है, तो जो शिक्षण सामग्री हम बेसिकली प्रयोग करेंगे क्रियात्मक उद्देश्य के लिए, ध्यान रखिएगा, वर्किंग करके, तो वो हमारा श्यामपट्ट ही होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्विंग होगी, वो हमारी सॉल्विंग विदाउट ब्लैक बोर्ड नहीं हो सकती है, इस कारण हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। गणित शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली सामग्री शिक्षण बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड जिसे श्यामपट्ट कहते हैं। पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली हरिभट्ट महोदय ने प्रारंभ की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम क्या है, तो मैंने पहले भी आपको इस विषय पर चर्चा की है कि आईपीओ होता है, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य कथन का संबंध होता है, प्रकरण से भी होता है, नवीन ज्ञान से भी होता है, इस तरीके से उद्देश्य कथन में हम दोनों चीजों को लेकर के आएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दैनिक पाठ्य योजना निर्माण में सम्मिलित है, तो दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करने में हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, विषय वस्तु का चयन करेंगे, शिक्षण विधि भी निर्धारित करेंगे, ऑप्शन डी को सही कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, तो वैज्ञानिक विधि पर क्या आधारित है, तो यहाँ पर अगर आप 40 विधियों को देखें तो केवल प्रोजेक्ट विधि ऐसी है जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, क्योंकि व्याख्यान विधि नहीं आधारित है, इसलिए हम उपर्युक्त सभी को नहीं टिक करेंगे, ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में अनुरूपण किया जाता है, इस सिमुलेशन किया जाता है बच्चों का, तो किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन जो है वो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सभी चीज़ों में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं भी देखते हैं, असमर्थी बालक को भी समझते हैं, अधिगम असुविधाओं को भी ध्यान देते हैं, इस कारण उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सबको पता है, ऑप्शन सी सही होगा। सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण विधि है, तो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जितना आप समझा पाएंगे बच्चों को, वो सबसे ज्यादा प्रभावी शिक्षण विधि हो जाएगी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन ए हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है, संकेंद्रीय संगठन कहलाता है, इसे हम कंसंट्रेटिक मेथड कहते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, तो विषय वस्तु भी है, विद्यालय परिस्थितियां भी हैं और प्रत्यक्ष अनुभव भी है, तो पाठ्यक्रम ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट आता है इकाई योजना की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं, ये फ्लेक्सिबल है, इकाई के उद्देश्य हैं, शिक्षण अनुक्रम में होती है, ऑप्शन डी सही किया जाएगा, ये याद रखेंगे। गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन किस आधार पर होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, जिसमें कि पाठ्यक्रम के अनुसार गणित की शिक्षण पाठ्य वस्तु निश्चित की जाए। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है, तो गणित का भौतिक विज्ञान से सबसे ज्यादा संबंध है, क्योंकि गणित की थ्योरम भौतिक विज्ञान के जैसी थ्योरम होती हैं, जहाँ भौतिक विज्ञान में आप न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं, वैसे ही आप गणित में चलते हैं। बुद्ध लब्धि ज्ञान ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसे हम MA/CA मल्टीप्लाई 100 के नाम से देखते हैं, और इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसके लिए हम एजुकेशनल एज EA/CA देखते हैं, तो जो क्रॉनिकल एज है हमारी, तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, इसमें 100 भी लगाएंगे। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष फल 1 देती है, तो इसकी आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करके आपको इसका ऐड निकालना है टोटल, और उसके बाद उसमें 1 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 253 आता है, इस तरीके से आप ऑप्शन ए को सही कर देंगे। मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन ग्रेडिंग भी होता है, पर्यावरण मूल्य निर्धारण भी होता है और मापन भी होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है, तो जो हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड है, जिसमें कि हम 100 आउट ऑफ बच्चों को कितने मार्क्स आए, यानी बच्चों के प्राप्तांक पूर्णांक की अनुपात में कितने हैं, इस आधार पर जब हम आंसर निकालते हैं, मापन करते हैं, तो वो हमारा सर्वाधिक विश्वसनीय होता है। चरों के बीच में संबंध हो सकता है, तो ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए सी सही होगा। गणित में सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि है आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि में ही हम सूत्र स्थापित करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्र द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्यगत गतिविधि क्या है, तो जब छात्रों द्वारा प्रदर्शित की बात करी गई है, तो अंतिम व्यवहार ही उसका
जो टर्मिनल बिहेवियर है वो उसका उद्देश्य होगा और इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो आप अगर देखेंगे तो 60, 60 और 60 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अगर आप समकोण का भी त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ पर आपका 90 होगा और ये वाला आपका 45 और ये वाला 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 180 तीनों का हमारा 180 होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी को पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। वर्गमूल कितना है? तो आप सीधे से समझ सकते हैं कि 625 का वर्गमूल हमारा 25 होता है, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 625 होता है। अगर यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हो तो 2.5 625 का वर्गमूल हो जाएगा। तो और उसके बाद तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 500 रुपए का 5 वर्ष की ब्याज दर के हिसाब से 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100 होता है और पीआरटी अपॉन 100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा। और इसमें से अगर आप देखें तो इससे 100 से आप 500 को काटेंगे 5, तो 5 को जब अब यहाँ पर मल्टी 5 बार जाएगा, 5 5 या 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 100 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 10 होती है, ये एनसीईआरटी ने डिसाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से छात्रों के किस पक्ष का जो मापन करती है? तो ये ज्ञानात्मक पक्ष है, क्योंकि हम बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है इसी का मापन करते हैं। आगे चलते हैं, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है मूल्यांकन प्रविधियों से, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 55 क्वेश्चन को आप देखें तो ये क्वेश्चन हमारा चूंकि मध्यमान का है, जिसमें कि सिग्मा एक्स अपॉन एन आता है। तो अगर हम 10 को 10, 15, 20, 25 और 30 को प्लस करते हैं तो ये प्लस हमारा जो होता है ये 100 हो जाता है और 100/5 करने पर आंसर 20 आता है। इस तरीके से इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके एग्जैम्प्ट करूंगा, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होती है। ऑप्शन सी सही होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, उपरोक्त सभी इसके लिए सही होगा, क्योंकि मूल्यांकन ये सभी चीजें करता है। मैथेटिक्स अभिक्रम में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मैथेटिक्स अभिक्रम में 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रेखीय अनुदेशन के अंतिम पद में क्या आता है? तो अगर हम रेखीय अनुदेशन करते हैं तो बच्चे को हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, लेक्चर देंगे, समझाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? तो लास्ट में हम बच्चे का टेस्ट लेंगे। इस तरीके से टेस्टिंग फ्रेम सबसे लास्ट में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अभिक्रमित अनुदेशन को किसने विकसित किया था? तो बीएफ स्किनर महोदय के द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन विकसित हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। बोध के स्तर के निरीक्षण अधिगम को किसने प्रस्तुत किया? तो बोध के स्तर का जो मापन है वो हमारे मॉरिसन महोदय का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, तो विद्यालय का निर्माण शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों से होता है। ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारे एचआर डगलस महोदय की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, तो विषय वस्तु अभ्यास के क्रम में हो, समस्या के क्रम में हो, तर्क के क्रम में हो, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक विधि है, तो ये विधि हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, जिसमें कि हम बच्चों को अच्छे से पूरी तरीके से दिमागी तौर पर तैयार करके समस्या समाधान के लिए लेके जाते हैं। गणित के अध्ययन में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो सारी विधियां प्रयोग होती हैं। हम फॉर्मल मेथड भी रखते हैं, जेनेटिक भी रखते हैं और एक्सियोमेटिक भी रखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं, तो छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो समस्या कौशल है उसके लिए ये पहेलियां बच्चों की मदद करती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयुक्त नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछा गया, नॉट सुइटेबल। तो संगोष्ठी जिसमें लेक्चर्स मेथड होते हैं, संगोष्ठी जिसमें हम बातचीत करते हैं, वो मेथड यहाँ पर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य अगर आप देखें तो मुख्य लक्ष्य के रूप में छात्रों में गणितीय क्षमता का विकास करना हो जाएगा। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणितज्ञ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारे पाइनकेयर महोदय ने कही है। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्यापक सामान्यीकरण की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना मुख्य उद्देश्य किसका है? तो अगर इन सभी को देखा जाए तो कोई भी अनुसंधान किया जाएगा वो हमारा इन समस्याओं को दूर करेगा, यानी अनुसंधान का उद्देश्य ही हमारी समस्या का समाधान करना होता है। इस कारण ऑप्शन डी टिक करेंगे। मध्यमान क्या है? यहाँ पर भी इसका भी मध्यमान अगर हम निकाल रहे हैं तो ये मध्यमान इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है,
इस कारण हम बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन को भी लीव करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर इसका नहीं है। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण के कितने कौशल हैं? तो 13 कौशल डॉक्टर बी के पासी द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड में क्या प्रयुक्त होता है? तो बुलेटिन बोर्ड में हम दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, विजुअल टीचिंग एड को यूज करते हैं। वहाँ पर चार्ट लगाए जाते हैं जिससे बच्चे समाचार को पढ़ सकें और चित्रों को देख सकें। इन सब में विषम क्या है? तो जो हमारा इमिटेशन, प्रेसिशन एंड मैनिपुलेशन है, ये हमारे जो अफेक्टिव डोमेन है उसके भावात्मक पक्ष के भाग हैं। कैरेक्टराइजेशन, इसमें चारित्रीकरण नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही किया जाएगा। नेक्स्ट है, अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किसमें होती है? तो सही और गलत जैसे क्वेश्चंस में सबसे अनुमान लगाने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें 50% की करेक्शन का ऑप्शन होता है, यानी 50% आप सही हो सकते हैं। पाठ्यक्रम सम्मानों को जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए, ये बात हमारी फ्रोबेल महोदय ने कही है। ऑप्शन ए सही है। कौन सी विशेषता एक शिक्षक की नहीं है? तो इसमें से पक्षपातपूर्ण व्यवहार एक शिक्षक के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सजगता के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो मौखिक कार्य जब आप बच्चों से कराते रहते हैं तो बच्चे पूरी तरीके से सतर्क और सावधान रहते हैं, इस तरीके से मौखिक कार्य को ठीक करेंगे। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर किसके माध्यम से मिलता है? तो बच्चों को स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, जिससे उन्हें कक्षा में पढ़ाई गई बात का पुनः स्मरण हो सके। ऑप्शन ए सही करेंगे। दृश्य शब्द सामग्री वह संवेदी और काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ और प्रेरित करती हैं। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर अगर इस बात के बारे में देखें तो अनुभव को कहने वाले हमारे बर्टन महोदय हैं, और बर्टन महोदय ने इस विषय पर काम किया है, और इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुभव का कोण एडगर डेल ने दिया था, इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें क्या चीज़ नहीं होती है? तो सबसे बड़ी बात है, ये विश्वसनीयता रहती है, भेद शक्ति रहती है, वस्तुनिष्ठता रहती है, सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के प्रदर्शन से संबंधित है। तो बच्चे के प्रदर्शन से एक आदर्श समूह से, सीखने के अनुभव से, दोनों से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो ये शिक्षक केंद्र निर्मित भी हो सकता है और मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड भी होता है। ऑप्शन डी को इसमें टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन डी दोनों ऑप्शंस को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है सहायक शिक्षक सामग्री का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें किया जाता है? तो हम ज्योमेट्री में, चूंकि फिगर्स भी हमें बनाने होते हैं और चित्र बना करके हम गोले का, त्रिभुज का, बेलन का, इस तरीके से फिगर बना करके हम जिनका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम प्रभावी शिक्षण होगा। तो प्रभावी शिक्षण सामग्री में शाब्दिक आएगा। अगर आप केवल बच्चों को शब्द के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सबसे कम सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का अनुभव मिलता है। तो निरीक्षित अध्ययन में भी, दल शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में, इन सभी में मिलता है। ऑप्शन डी सही किया जाएगा। नेक्स्ट, पिछले बालक उन्हें कहते हैं जिनकी निष्पत्ति 80 से कम होती है। इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल बर्ड किससे संबंधित है? यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चंस को आंसर में फाइंड नहीं कर पाया हूँ। सीरियल बर्ड महोदय एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आईक्यू एक्सप्लेनेशन में बहुत योगदान दिया है। तो आईक्यू एक्सप्लेनेशन में उन्होंने प्रतिभाशाली बालक भी बताए, पिछले बालक भी, मंदबुद्धि बालक भी बताए, सामान्य बालक भी बताए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना हो तो उनमें से कौन सा परीक्षण आएगा? तो इसमें शिक्षक निर्मित भी हो सकता है, नैदानिक भी और मानकीकृत भी। तो इसलिए ऑप्शन डी सही किया जाएगा। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को साबित करना थ्योरम कहलाता है। ये सेल्फ प्रूव्ड होती हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी सही करेंगे। गणित का निर्माण खंड किससे संबंधित है? तो निर्माण खंड जो है अलजेब्रिक मॉडल से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसका मतलब क्या होता है? ये बीजगणित से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना क्या है? ये एक स्ट्रेटजी टेक्निक्स है, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है जिससे वो खाली समय का सही उपयोग करें, व्यस्त रहें और अपने ज्ञान का प्रयोग करें। उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों का योग 0 है तो वो संख्या क्या होगी? विभाज्यता के नियम के अनुसार सम और विषम स्थानों के योग के अंतर अगर 0 हैं या 11 से विभाजित हैं,
तो विभाज्यता 11 तो होती है, इसलिए वो संख्या ऑप्शन डी होगी, यानी 11 से विभाज्य होगी। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि गणित एक तर्क का विज्ञान है, साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, जो एक बार साबित होती है तो वो साबित रहती है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सी पाठचर्या उपयोगी है? तो प्रतिभाशाली बालक जो सबसे अच्छा है, उसके लिए इनरिच एटमॉस सिलेबस देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, संवर्धन पाठचर्या देनी होगी। शैक्षिक क्षेत्र निदान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो साक्षात्कार, अवलोकन और नैदानिक परीक्षण, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा विकसित होती है, इसमें आप सभी का प्रयोग मत करिएगा। और अगले लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व हैं, तो वहाँ पर अपरिभाषित शर्तें, परिभाषित शर्तें, एक्सियोम और अवधारणाएँ, ये तीनों की तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आंसर की पूरी तरीके से आपके सहयोग के लिए है, आप अपने अनुभव को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।